दोस्तों, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? ये सवाल सबको परेशान कर रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि कैसे दीप सिद्धू की एसयूवी उस ट्रेलर से जा टकराई जहां न तो अंधेरा था और न ही ओवरटेक का कोई मामला और न ही किसी तरह का ट्रैफिक था। तो कैसे दीप सिद्धू के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? तो अब इस हादसे को लेकर एक चश्मदीद सामने आया है और उसने जो जो बताया है उससे तो पूरा मामला ही पलट गया है। चश्मदीद का कहना है कि दीप सिद्धू हादसे के बाद पूरी तरह से होश में थे, बातें कर रहे थे और उनकी सांसें भी अच्छी तरह से चल रही थीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अस्पताल पहुंचने तक वो नहीं रहे? चश्मदीद का कहना है कि उसने खुद ने दीप सिद्धू को सही हालत में देखा था। चश्मदीद ने कहीं न कहीं साजिश का जिक्र भी किया है। तो क्या कहा चश्मदीद ने? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पर आखिर चश्मदीद ने ऐसा क्या देखा कि उसे ये हादसा कम और साजिश ज्यादा लग रही है? वहीं सिद्धू के साथ मौजूद रीना को लेकर भी चश्मदीद ने काफी कुछ बताया है। तो आपको चश्मदीद की जुबानी उस हादसे की पूरी कहानी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और दीप सिद्धू को लेकर कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर दें और इस पूरे हादसे पर अपनी राय भी जरूर रखें। तो दीप सिद्धू का जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त का एक चश्मदीद सामने आया है। मोहम्मद यूसुफ नाम के उस शख्स ने बताया है कि उसकी कार दीप सिद्धू की कार के जस्ट पीछे थी और वो अपनी मां के साथ कार में सफर कर रहे थे और तभी ये हादसा हुआ। यूसुफ ने कहा कि हादसे के वक्त सिद्धू की कार की रफ्तार 110 से 120 के बीच रही होगी। हादसे के चश्मदीद यूसुफ ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद दीप की सांसें चल रही थीं और वो पूरी तरह से होश में थे, वो बातें भी कर रहे थे। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात चश्मदीद ने खुद बताई है। मोहम्मद यूसुफ नाम के चश्मदीद ने बताया कि जिस वक्त दीप सिद्धू की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वो भी केएमपी पर ही थे और पानीपत की तरफ जा रहे थे। यूसुफ ने कहा, मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी के ठीक पीछे थी। हादसे के बाद मैंने अपनी गाड़ी साइड लगाई और ड्राइवर को ट्रक से उतारा और फिर 112 पर फोन किया। इसके 15 मिनट बाद हेल्पलाइन नंबर 112 वालों ने एम्बुलेंस भेजी। चश्मदीद ने कहा कि एम्बुलेंस आने से पहले मैंने कार में मौजूद लड़की को डैमेज्ड कार से बाहर निकाला और वहीं फुटपाथ पर लिटा दिया। तब वो बात कर रही थी। उसने मुझे एक नंबर दिया जो कि दीप सिद्धू के भाई का था। मैंने उस पर कॉल किया तो भाई ने कहा कि वो 1 घंटे में दिल्ली से किसी को भेज रहे हैं। यूसुफ ने बताया कि इस दौरान वहाँ पर काफी भीड़ लग गई और फिर करीब आधे घंटे बाद दीप सिद्धू और उस लड़की को एम्बुलेंस के जरिए वहाँ से ले जाया गया। शख्स ने बताया कि ये हादसा बड़े कंटेनर ट्रक जिसमें 12 से ज्यादा टायर्स होते हैं उससे टकराने से हुआ था, जिसका ड्राइवर फोन करने के बाद से वहाँ से फरार हो गया था। चश्मदीद ने आगे कहा, एक्सीडेंट के बाद दीप सिद्धू की सांसें चल रही थीं और उस लड़की की भी हालत ठीक थी। लड़की की बस कमर में हल्की सी चोट थी। वो बोले कि गाड़ी 110 से 120 की स्पीड में रही होगी। न मामला ओवरटेकिंग का था और न ही ट्रक रुका हुआ था। ये टक्कर चलते ट्रक में पीछे से लगी, लेकिन ये सब कैसे हुआ ये कहना मुश्किल है। चश्मदीद ने कहा कि मुझे इस हादसे को लेकर कई तरह की हैरानी हो रही है। हादसा होने की कोई वजह है ही नहीं। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद पुलिस ने उस ड्राइवर को कैसे भागने दिया, ये भी मेरी समझ से बाहर है। यहाँ आपको बता दें कि दीप सिद्धू लाल किले हिंसा मामले में आरोपी थे और कई राजनीतिक पार्टियों से उनके अनबन की बातें भी लगातार सामने आ रही थीं। उनके परिजनों और दोस्तों ने भी इस हादसे को साझा किया है। हालांकि सोनीपत के एसपी ने बताया कि अभी तक इस मामले की जांच हादसा मानकर ही की जा रही है और अज्ञात ड्राइवर पर भी केस दर्ज किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि ये हादसा मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे हुआ। इस वक्त दीप सिद्धू अपनी कार खुद चला रहे थे और केएमपी एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली से भटिंडा जा रहे थे। इस दौरान कार में उनके साथ रीना रॉय भी थी, जिन्हें उनकी मंगेतर बताया जा रहा है। हादसे के बाद दोनों को खरगोदा सीएफसी में भर्ती कराया गया, जहां पर दीप सिद्धू को मृत घोषित कर दिया। यहाँ आपको दीप सिद्धू को लेकर एक बात और बता दें। दीप सिद्धू कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और हिंसा फैलाने को लेकर भी उन्हें आरोपी बनाया गया था। इस मामले में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हुई थी और पंजाब में चल रहे चुनावी माहौल में भी दीप सिद्धू पूरी तरह से डटे हुए थे। सामने आ रहा है कि उनकी कई पार्टियों से अनबन भी थी। तो परिवार में समर्थकों के साथ साथ अब इस चश्मदीद को भी कहीं न कहीं शक है कि ये मामला सिर्फ हादसे का नहीं है। हादसा तो हुआ था मगर उसके बाद भी कुछ न कुछ साजिश जरूर हुई है, ऐसा शक ये चश्मदीद जता रहा है।
तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दीप सिद्धू साजिश का शिकार हुए हैं या उनकी मौत की वजह सिर्फ वो हादसा है? आपको क्या लग रहा है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। अब आलिया जहाँ भी प्रमोशन के लिए पहुँच रही हैं, उनके चेहरे पर ये डर साफ झलक रहा है। और इसी डर के बीच आलिया ने आरजे सिद्धार्थ के साथ बातचीत में फिल्म इंडस्ट्री को बेरहम करार दे दिया। जी हाँ, आलिया ने कहा कि बॉलीवुड बहुत बेरहम है। आलिया ने कहा, जब तक हम इसमें अपना 100% नहीं देंगे तब तक हम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 1 साल या 6 महीने में ही हम गायब हो जाएंगे। आप इस इंडस्ट्री में अपना सब कुछ लगाते हो, उसके बाद जाकर आप यहाँ सरवाइव कर पाते हो, वरना तो टिक पाना बेहद मुश्किल होता है। बहुत कंपटीशन है यहाँ। आलिया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जबरन सुशांत के मसले को फिल्म के प्रमोशन में घुसा दिया। आलिया ने बिना सवाल पूछे ही कह दिया कि बॉलीवुड में टिकने के लिए अपनी जिंदगी को भूलना पड़ता है। लगातार बस काम काम और काम करना पड़ता है, लगातार हिट देना पड़ता है। एक भी फ्लॉप आपको 5 साल पीछे खींच देता है। आलिया ने कहा, जब सड़क 2 फ्लॉप हुई थी तो मैंने बॉलीवुड पर काफी रिसर्च की और पाया कि एक फ्लॉप से आप कई लोगों की नजरों में गिर चुके होते हैं, आपकी वैल्यू कम होने लगती है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों 1-2 फ्लॉप देने के बाद कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों लोगों को जीने से अच्छा मरना लगता है। जी हाँ, आलिया का यहाँ पर सीधा सीधा इशारा सुशांत सिंह राजपूत पर था। आलिया ने आगे कहा, बॉलीवुड में टिकने के लिए मरना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि जीना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जियोगे तो कुछ कर पाओगे, रहोगे ही नहीं तो क्या ही कर पाओगे। आलिया ने आगे कहा, मैं साल 2012 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मगर 10 साल बाद भी मुझे लगता है कि मेरे करियर में स्थिरता नहीं आई है। कभी कभी मैं खुद को काफी कटा हुआ भी महसूस करती हूँ, खासकर तब जबकि आपकी सारी मेहनत एक हिट या फ्लॉप पर टिकी होती है। अब आगे आलिया ने अलग अलग स्टार्स के बर्ताव पर भी अपनी राय रखी। आलिया ने सुपरस्टार्स के साथ काम करने के सवाल पर कहा, जब मैं सुपरस्टार्स को देखती हूँ तो वो नॉर्मल होते हैं, मगर कई बार वो अपना रौब भी झाड़ते हैं। अजय देवगन के बारे में आलिया ने कहा, मुझे उनके साथ स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला, लेकिन पूरा यकीन है कि मैं उन्हें इम्प्रेस कर पाई होंगी। मैं उनके सामने खुद को बहुत जूनियर फील करती थी। वो सेट पर ज्यादा बोलते नहीं है तो उनसे थोड़ा डर भी लगता था। वहीं आलिया ने शाहरुख के साथ काम करने का भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आलिया ने कहा, वो बहुत अलग हैं। शाहरुख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। संजय दत्त के साथ काम करने के सवाल पर आलिया ने बताया, वो चाहते हैं कि मैं उनको चाचू कहकर बुलाऊं। वो मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके और मेरे पापा के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मगर दुख है कि हमारी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई और आगे भी साथ काम करने की अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। आलिया ने इसी बात में जोड़ा कि अब डर है कि कहीं अजय देवगन के साथ भी ये मेरी आखिरी फिल्म साबित न हो। तो आलिया की बातों से, आलिया के रवैये से साफ झलक रहा है कि आलिया भट्ट बहुत डरी हुई हैं। आलिया को डर है कि कहीं उनकी गंगूबाई का हश्र भी दीपिका की गहराइयां या फिर रणवीर की 83 जैसा न